दिया? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। अच्छा, गिव मी 2 minutes मैम प्लीज। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब मैं होस्ट नहीं हूँ, सिर्फ विशेष होस्ट है ना, अंशुल होस्ट है। तो हम को होस्ट कैसे बनाते हैं विशेष? मैम ऐसा तो कुछ नहीं होता शायद। को होस्ट नहीं बनते? होता है मैम, होता है खरीदना पड़ता है, प्रीमियम खरीदना पड़ता है। प्रीमियम में होता है बस वो ऑप्शन। ओके 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 ओके। अच्छा, एक चीज और बताओ, जब तक स्वाति मैम अपना सेटिंग्स कर रही है, जिसको भी मालूम है क्या, जैसे ब्रेक रूम्स में ना, पूरी क्लास को ब्रेक रूम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जैसे इस समय हमारे पास 29 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको ब्रेक रूम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में, 5-5 6-6 लोगों के ग्रुप्स में। वो भी प्रीमियम में ही होता है या किसी इसमें भी हो जाता है? वैसे भी हो जाता है। इसमें भी हो जाएगा ब्रेक रूम? ये मुझे आता नहीं, मैंने सर से पूछा था, वे बोले बाद में पूछ लेना मुझसे। अच्छा, ये जो हमारा लास्ट ग्रुप है आज इस बार मैथ्स वाला, हाँ स्वाति, अब तुम्हारी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके मैम। हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे हम। Okay, so ma'am and I had two sessions in mind. One was cyber safety and the other was mental well-being. So आज हम mental well-being के बारे में बात करेंगे. Basically, as we all know कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें भी all are feeling very stressed, very anxious, and sometimes अपने जो इमोशंस हैं, हम एक्चुअली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर वी मेक एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन, कि हम अब इसके लिए क्या करें। वो जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। एंड आई हैव सीन दैट लोग जनरली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को काफी इंटर रिलेटेडली यूज कर लेते हैं, बट दीज थ्री आर टोटली डिफरेंट। मतलब तीनों टर्म्स जो है वो, उनका जो मतलब है वो टोटली डिफरेंट है। हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम अपने आप को एंशियस बोल देते हैं कि वी आर फीलिंग वेरी एंशियस राइट नाउ, और वी आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, और वी आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, बट ऑल दीज थ्री टर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट। सो सबसे पहले ये जो सेशन है इसमें हम समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है, तीनों के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हम पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड दिस टेक्निक वर्क्स विद ऑल थ्री सिचुएशंस, योर स्ट्रेस, योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्सो। सो हम वो टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों चीजें होती क्या हैं और ये अलग कैसे हैं एक दूसरे से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन, यू कैन इंटरप्ट मी, आप मुझसे तभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो वील स्टार्ट ऑफ विद स्ट्रेस। आई थिंक हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया था एक क्लास में, तो हमने थोड़ा बहुत तब स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। आई थिंक आपकी क्लास के साथ हुआ था। हाँ जी, वी नीड रिस्पॉन्सेज, जवाब चाहिए होंगे सबके। अब जो अगर किया था याद है तो जवाब दीजिए। आपके साथ जब एग्जाम्स होने वाले थे उससे पहले हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया था। कैन एवरीबडी हियर मी? मैम शायद किया था, शायद याद नहीं। अच्छा, शायद आपने आई थिंक स्टडी हमारे स्किल्स किया था हमने, स्ट्रेस पे इतना फोकस नहीं किया था उस टाइम। हमने स्टडी स्किल्स के बारे में बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो अब आज हम स्ट्रेस बेसिकली आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो अब वो आपको तब तक दवाई नहीं देगा जब तक वो आइडेंटिफाई ना कर ले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपकी जो बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, आपके जो सिम्टम्स होते हैं, उससे सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, एंड यूज द राइट टर्म। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा एग्जैक्टली एक तो आप क्या फील कर रहे हो, ऑल्सो मेंटल अवेयरनेस इतनी नहीं है। और अगर हम यूथ को, अपने हमारे स्टूडेंट्स को अगर एक एक टर्म के बारे में, या मेंटल वेलबींग और मेंटल इलनेसेस क्या होती हैं उसके बारे में पता होगा, तो आई थिंक ये जो पूरा स्टिग्मा अटैच्ड है विद द होल मेंटल कॉन्सेप्ट, और जितना हम फिजिकल
हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं और मेंटल हेल्थ को नहीं देते, आई थिंक वो ब्रेक होने में हेल्प होगा. सो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेस. सो व्हाट इज स्ट्रेस? नाउ यू टेल मी, आपके हिसाब से स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? प्लीज पार्टिसिपेट जी सो दैट. कशिश, हाँ. कशिश मैम व्हेन वी बताइए. आर टेकिंग टेंशन ऑफ समथिंग, मतलब एक ही चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हैं और ओके. उसकी टेंशन भी ले रहे हैं. अच्छा, तो टेंशन क्या होता है फिर? अक्षत, तुम बताओ. मैम मेरे हिसाब से स्ट्रेस जब तब हमें होता है कि जैसे हमें कोई फीलिंग होती है, जैसे हमें एज एन एग्जांपल, जैसे हमें कोई काम सबमिट करना है कल तक, हमने उसको शुरू नहीं किया है, तो उस टाइम हमें जो फीलिंग आती है स्ट्रेस की कि हमें काम कंप्लीट करना है, हमने अब तक किया नहीं है, ओके, वेरी वैसी गुड. फीलिंग उसको स्ट्रेस कह सकते हैं. Okay. So what is stress exactly? Stress क्या है? Stress is a body's psychological and physiological reaction to any threat, challenge and barrier. Now मान लो कोई भी, जैसे तुमने बोला कि अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि कल हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, सो वो एक तरह का चैलेंज है. तो जब भी कोई ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, अब ये दोनों अलग चीजें हैं. फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडीली क्या रिएक्ट कर रही है, जैसे हमारी स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट रेट तेज होने लगता है, तो यानी कि हमारे बॉडीली चेंजेस होने लग गए, फिजियोलॉजिकली बॉडी रिएक्ट करने लग गई. या फिर साइकोलॉजिकली होने लगता है, यानी कि हमें थॉट्स आने लगते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हम वरी करेंगे उसके बारे में. सो जो हमारा रिएक्शन होता है बॉडी का टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ चैलेंजिंग थ्रेटफुल सिचुएशन, दैट इज स्ट्रेस. ठीक है? तो स्ट्रेस इज बॉडी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन. वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप वरी कर रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपका हार्ट रेट तेज हो गया है, तो अलग अलग तरह से बॉडी रिएक्ट करती है टूवर्ड्स एनी इवेंट. नाउ दिस स्ट्रेसफुल, ये जो स्ट्रेस होता है ये हर किसी का डिफरेंट होता है. इट डिपेंड्स कि आपने उस सिचुएशन को किस तरह से परसीव किया है. फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट दो बच्चों का है, दोनों को असाइनमेंट देना है. अब एक बच्चा है वो ज्यादा स्ट्रेस में है और दूसरा बच्चा थोड़ा कम स्ट्रेस में है. वो क्यों है? क्योंकि आपने किस तरह से उस सिचुएशन को परसीव किया है, आप किस तरह से समझ रहे हो उस सिचुएशन को. अगर आप ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो अपने दिमाग में कि ये तो बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या बहुत कम टाइम है, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा. ये जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है, इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो इट्स नॉट लाइक कि हर सिचुएशन में हर इंसान को स्ट्रेस महसूस होगा. ठीक है? दूसरी चीज स्ट्रेस में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेसर. नाउ व्हाट इज स्ट्रेसर? स्ट्रेसर इज द स्टिम्युलाई जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, वो सिचुएशन, वो इवेंट जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी ये रिएक्शन दे रही है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेसर. तो स्ट्रेसर इज द स्टिम्युलाई, द इवेंट्स दैट कॉज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ठीक है? इसमें क्लैरिटी हो गई कि स्ट्रेस होता है हमारा रिएक्शन उस सिचुएशन का जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली, और स्ट्रेसर वो चीज होती है जिसकी वजह से हमें वो स्ट्रेस हो रहा है. नाउ ये जो स्ट्रेसर होता है वो कुछ भी हो सकता है. मान लो ज्यादा नॉइज है, ज्यादा शोर है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होने लगे. बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउडिंग है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है. कोई टेस्ट है या असाइनमेंट है, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है. तो ये जो स्ट्रेसर है ये कुछ भी हो सकता है, एंड मेनली ये जनरली इन्वायरमेंट में होता है स्ट्रेसर. यानी कि आपके सामने कुछ इन्वायरमेंटल, आपके सेल्फ के आउटसाइड कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है. ठीक है? इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके. हाँ जी, क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? ओके. यस सो मैम. बेसिक, सो ये जो हमारा प्रणव नहीं स्ट्रेस आया होता क्या? है. प्रणव जवाब देता है मुझे सिर्फ. हाँ जी स्वाति प्लीज. तो ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज यूस्ट्रेस एंड द सेकंड इज डिस्ट्रेस. अब हम ये नहीं बोल सकते कि हर स्ट्रेस नेगेटिव ही होता है हमारी बॉडी के लिए. कुछ स्ट्रेसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आई एम एबल टू परफॉर्म मच बेटर,
अगर मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो या मेरे ऊपर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो शायद मैं कुछ काम ही ना करूं. So there are basically two types of stress. One is eustress, which means positive stress. So हर एक इंसान को एक optimal level of stress चाहिए होता है for him to perform, because वो उतना level of stress आपको अराउजल देता है, आपको मोटिवेशन देता है कि आपको ये काम करना है. अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा असाइनमेंट का, सो मे बी आप उस पे काम ही नहीं करोगे. सो अ ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू परफॉर्म. So that kind of a stress is known as eustress, which means positive stress. But when this optimal level of stress goes beyond, अगर वो उसके भी ऊपर चला जाता है, मान लो आप टेंशन ले रहे हो, जब तक वो आपको अराउज कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए, तब तक तो वो यूस्ट्रेस है. बट जब वो उसके भी ऊपर चला जाता है कि अब आपको लग रहा है कि आप कर ही नहीं सकते, अरे बिल्कुल टाइम नहीं बचा, इतना सारा सिलेबस बचा है, कैसे हो पाएगा, तो जब उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो स्ट्रेस अब किस में कन्वर्ट हो गया है? डिस्ट्रेस में. यानी कि दिस इज द नेगेटिव स्ट्रेस. सो स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. तो स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता. स्ट्रेस होना इज वेरी नॉर्मल, इट्स पॉजिटिव ऑल्सो. बट जब आपको लगे कि अब ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से मेरी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, देन यू नीड टू सीक हेल्प. तब आपको देखना है कि आपका ये जो स्ट्रेस है अब डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. ठीक है, तो इसीलिए ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये मेरा ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस है, यहाँ तक मैं अच्छे से कर रही हूँ, और इसके बाद अगर हो रहा है तो आई नीड टू सीक हेल्प. Now I have this one scale of perceived stress scale. मैम ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. ये एक स्ट्रेस स्केल है जिसमें आपका इस वक्त आप कितना स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, आप कितना स्ट्रेस परसीव कर रहे हो, वो पता चलेगा. तो आपको क्या करना है, ये जो शीट है इसमें 10 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स एंड देयर इज अ 4 पॉइंट स्केल. ऊपर देखो रेटिंग स्केल दिया हुआ है. 0 is never, 1 is almost never, 2 is sometimes, 3 is fairly often, very often. You have to read the statement and then आपको सर्कल करना है कि आप क्या फील कर रहे हो. एंड दिस इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट मंथ. लास्ट मंथ से अभी तक आपको कैसा फील हो रहा है, आपको इस पे सर्कल करना है. ठीक है, एंड देन for example in the first statement it says, in the last month how often have you been upset because of something that happened unexpectedly. unexpectedly कुछ होने की वजह से आपको अपसेट हुआ, फील या नहीं हुआ in the last month. so अगर आपको बिल्कुल नहीं हुआ then never, almost never, sometimes. तो आपको ऐसे पूरा मार्क कर देना है 10th स्टेटमेंट्स तक and then you have to add the numbers. जैसे 2 है फर्स्ट स्टेटमेंट में, फिर 3 है, फिर 3 है, ऐसे आप ऐड कर लोगे और जो आपका टोटल स्कोर होगा, मैम जो सब बच्चे हैं ये अपने ऊपर खुद से कंडक्ट करके आपको टोटल स्कोर बता देंगे. तो आप वो मेरे को शीट सब बच्चों के नाम के साथ उनका जो स्कोर है वो आप मुझे भेज देना, सो दैट आई कैन स्कोर कि इस वक्त किस बच्चे को कितना परसीव्ड स्ट्रेस है. ठीक है मैम, पक्का पक्का. फिर उससे क्या होगा कि अगर किसी को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है सो वी कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. तो ये सब बच्चे कर लेंगे. अगर किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इस स्केल में समझने में कोई दिक्कत है तो कोई पूछ सकता है मुझसे. एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम. नो मैम. थैंक यू. क्लियर है, मैं ये सेंड कर दूंगी आपको. प्लीज फिल दिस एंड सेंड द स्कोर टू जसपाल मैम. Moving on. Now, how our body reacts to stress. जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से स्टेजेस पे हमारी बॉडी जाती है. Now, for example, हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ये कोरोना वायरस या पैंडेमिक जब आया इंडिया में, फर्स्ट 30th जनवरी को जब फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ, तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमारी बॉडी, यहाँ देखो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले नॉर्मल लेवल ऑफ अराउजल था हमारी बॉडी का. ये जो ग्राफ है, दिस हैज बीन गिवन बाय वन ऑफ द वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट नेम्ड हैंस सिले. और उसने ये
स्ट्रेस के ऊपर स्टडीज की थी और उसने काफी रिसर्च की कि जब कोई भी इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसकी बॉडी में सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन क्या होता है, उसके बेसिस पे उसने ये ग्राफ बनाया टू अंडरस्टैंड बेटर कि हमारी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल जब फर्स्ट केस आया कोरोना वायरस का और जब हमें लगा कि हाँ अब ये बहुत ही पैंडेमिक वाली सिचुएशन है और काफी एग्रोवेट हो गई है सिचुएशन, तो क्या हुआ जब हमारी नॉर्मल आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, एरो दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, सो फर्स्ट ये नॉर्मल लेवल ऑफ अराउजल था, देन सडनली व्हाट हैपेंड इट आवर बॉडी, जब हमें एकदम से लगा कि अरे ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन है या अराउजल स्टेट में हमारी बॉडी चली गई, दैट इज कॉल्ड द अलार्म फेज। फर्स्ट इज द अलार्म फेज। तो जैसे ही हमारी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ट्रिगर हो जाती है तो सबसे पहले हमारी बॉडी जाती है अलार्म फेज पे। एट फर्स्ट द एक्सपीरियंस इज वेरी स्ट्रेसफुल, तो हमें एकदम से बहुत स्ट्रेस हुआ, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, हम बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे बार बार, मतलब उस टाइम बहुत ही हाइटेंड फियर था हर किसी के अंदर, हाइटेंड स्ट्रेस था कि पता नहीं क्या हो सकता है। तो उस वक्त हमारी बॉडी थी अलार्म रिएक्शन फेज में। नाउ अलार्म रिएक्शन में होता क्या है, जैसे ही हम कोई भी हमारे ऊपर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमारे बॉडी में एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो एकदम से जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, और उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है। तो वो हार्मोन्स जब रिलीज होने लगते हैं दैट इज द अलार्म रिएक्शन स्टेज। और हार्मोन्स रिलीज करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी या तो फाइट करती है या फ्लाइट करती है। नाउ फाइट इज व्हेन यू आर कोपिंग विद इट, आप कोशिश कर रहे हो कि उसके साथ डील करूं स्ट्रेस के साथ, कि किस तरह मैं मैनेज कर सकता हूँ स्ट्रेस, तो वो है आपकी बॉडी फाइट करने की कोशिश कर रही है। दूसरा होता है या तो बॉडी फ्लाइट कर लेती है, फ्लाइट का मतलब कि द बॉडी विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, वो उस सिचुएशन को मैनेज नहीं करना चाहेगी, उसको अवॉइड करना चाहेगी। तो दोनों ही केसेस में हमारी जो बॉडी है वो अलार्म फेज में एंटर कर जाती है और एकदम से हमारी बॉडी में बहुत हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। नाउ अगर फर्स्ट स्टेज पे ही हम कोप कर ले, हमने मैनेज कर लिया, तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हम दोबारा से नॉर्मल लेवल ऑफ अराउजल पे आ जाएंगे। बट इफ नॉट, जैसे कि कोरोना वायरस सिचुएशन में हुआ, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में डिप आया एंड देन वो इतनी हाइटेंड स्टेट ऑफ अराउजल में चला गया हमारा बॉडी कि अब सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है रेसिस्टेंस फेज। रेसिस्टेंस फेज में क्या होता है, अब स्टार्टिंग में हमने बहुत प्रिकॉशंस लिया क्योंकि हम बहुत अराउजल वाले स्टेज में थे, हम कहीं भी जाते थे तो हमें डर लग रहा था, देयर वाज अ फियर, हम बहुत ज्यादा सारे प्रिकॉशंस लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त बहुत ज्यादा अराउज थी, माइंड बहुत ज्यादा अराउज था, हम अलार्म्ड थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हुई नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस स्टेज आ जाता है, यानी कि एक तरह का प्लेट्यू आ जाता है। वो बॉडी उसी स्टेज में इतने टाइम तक आपकी बॉडी रही है, इतने टाइम तक वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में रहा है। तो क्या होता है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सबको समझ आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, सो क्या होता है कि जब अब इतने टाइम तक आपकी बॉडी एक्टिवेटेड रहती है, अब सोचो कि अगर आप पूरी रात, एक रात आप पूरी रात सोए नहीं हो, तो आप एक रात नहीं सोए, दूसरे दिन भी आप नहीं सोए, आप पढ़ रहे हो, बट एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी जो है वो कुछ अलग, आपको नींद आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल वैसे ही होता है, जब अलार्म रिएक्शन स्टेज आप इतने अराउजल में होते हो तो वो कुछ टाइम तो चलता है, तो बॉडी रेजिस्टेंस फेज में आ जाती है, देन वन गेट्स यूज टू इट। हमारी बॉडी जो है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर उस हार्मोन्स को थोड़ा कम करने लगता है, वो अराउजल स्टेट थोड़ी कम होने लगती है, हमें थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है, हमें लगता है कि ये सिचुएशन तो ठीक है। तो दैट इज रेसिस्टेंस फेज। और जब रेसिस्टेंस फेज के बाद भी वो सिचुएशन खत्म नहीं होती, जैसे कि ये पैंडेमिक अभी नहीं खत्म हो रहा, या अभी हमें कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों का वो जो रेसिस्टेंस फेज है वो कन्वर्ट होने लगता है
एग्जॉशन फेज में। नाउ व्हाट हैपेंस इन एग्जॉशन इज कि आपकी बॉडी ने इतना टर्मोइल देख लिया है दैट फर्स्ट इट वाज सो मच अराउज, सो मच एक्टिवेटेड, एंड देन वो प्लेट्यू में रहा इतने टाइम, आपकी बॉडी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो एट द एंड वो क्या होता है, हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। हमारी जो मेंटल और फिजिकल जो कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो एग्जॉस्ट होने लग जाती है। हम एग्जॉशन फेज में चले जाते हैं, और एग्जॉशन फेज में जाने से क्या होता है कि मेंटल इलनेसेस होने लगती हैं, डिप्रेशन हो सकता है आपको, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, अलग अलग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, क्योंकि मेंटली और फिजिकली हमारी बॉडी ब्रेक डाउन कर चुकी है। सो जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल सिचुएशंस में हर किसी को होता है, इट इज ओके, बट व्हेन द स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड, बहुत टाइम तक हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन देख रहे हैं, तो जनरली कई लोगों की बॉडी एग्जॉशन फेज पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमें कई तरह के और प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऑल्सो रिसर्च ने ये बताया है कि स्ट्रेस जो होता है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली चले तो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत इफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस का, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन होता है विद आवर बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम से। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। तो अब जैसे आपने सुना होगा कई बार छोटे बच्चे जब नर्सरी या जब स्टार्टिंग में स्कूल शुरू करते हैं, तो कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि मैम, कि अपने पेरेंट्स को भी, कि मेरे आज हेडेक हो रहा है, मेरे स्टमक एक हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। और कई बार पेरेंट्स को लगता है कि वो बहाने मार रहा है, बिकॉज वो बच्चा जो है वो अपने आप को नहीं, मतलब स्कूल नहीं जाना चाह रहा, वो अपने आप को घर के एनवायरनमेंट से डिटैच नहीं करना चाह रहा। बट वो बहाने नहीं होते, इट एक्चुअली इट्स, वो एक्चुअल में पेन उसको हो रहा है, बिकॉज हमारी जो बॉडी का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है उस बच्चे को फ्रॉम द अटैचमेंट जो उसको घर पे मिल रहा है, एकदम से जब उसको स्कूल एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो बहुत से ऐसे हमें फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है। कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई बच्चों को एग्जाम के टाइम फीवर हो जाता है, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये मॉडल समझ में आ गया। सबसे पहले हमें अलार्म फेज में जाते हैं, ट्रिगर हो जाता है कुछ, उसके बाद अगर वो फिर भी चल रहा है स्ट्रेस, तो हम वो प्लेट्यू बॉडी फाइट करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, एंड देन एग्जॉशन फेज आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेस। आई होप Now we एवरीबॉडी move हैज on to- अंडरस्टूड दिस। सबको समझ आ गया ये? यस मैम। प्रणव, यू वर मिसिंग यू, पता है, यस मैम को बोलने वाला कोई नहीं था। गुड, आगे चलते हैं स्वाति, थैंक यू। सो बेसिकली ये स्ट्रेस, अब आपको करना क्या है कि जैसे ही मान लो कोई भी, जब भी ट्रिगरिंग सिचुएशन आती है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको फील हो रहा है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ज्यादा उस स्ट्रेस की और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि ये यूस्ट्रेस है या ये डिस्ट्रेस है। अगर ये डिस्ट्रेस है तो मुझे किस तरह के सिम्टम हो रहे हैं, मुझे स्वेटिंग हो रही है या मुझे हार्ट रेट मेरा बढ़ रहा है, और ये जो स्ट्रेस है इसको मैं किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ। तो मतलब आपको ये पूरा जो स्ट्रेस की टर्मिनोलॉजी है और ये कैसे होता है, इसके बारे में आपको सोचना है कि ये जो सिचुएशन है ये कितने टाइम चलने वाली है, मैं किस तरह इसको मैनेज करूंगा या करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एंजाइटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी? आपके हिसाब से क्या होता है एंजाइटी? व्हाट इज एंजाइटी? हाँ जी, कौन बताएगा? फरहान, व्हाट इज Yes, ma'am. एंजाइटी? I feel that it's a kind of a constant pressure that you feel. Kind of? जैसे हम constant pressure feel होए किसी भी चीज में। ओके, ठीक है, तो वो तो, पर वो तो स्ट्रेस में भी होता है कांस्टेंट प्रेशर। वही तो डिफरेंशिएशन नहीं पता ना। हाँ, We look at the ओके। सो देखो, स्ट्रेस में क्या है, स्ट्रेस में हमारे पास, हमें सामने चीज दिख रही है, हमें पता है कि कल मेरा एग्जाम है, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो आपके पास जो स्टिमुलस होता है वो क्लियर होता है, आपको पता है कि मुझे इस वजह से स्ट्रेस फील हो रहा है, और वो जो स्टिमुलस है दैट इज वेरी रैशनल। आपको पता है कल एग्जाम है, दैट इज अ वेरी, इट्स अ फैक्ट कि कल एग्जाम है, तो आपको वो स्ट्रेस फील हो रहा है। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज अ वेरी डिफ्यूज, वेरी वेग, वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज एप्रीहेंशन।
एप्रीहेंशन का मतलब ये है कि आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो कि बुरा हो जाएगा. व्हेन यू आर एंटिसिपेटिंग देन समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, जबकि वो इरेशनल है. उसका आपके पास कोई, जैसे अगर एग्जाम है आपको पता है तो वो तो फैक्ट है कि एग्जाम है, बट मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये पहले से जब आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो वो उसके बाद जो फीलिंग होने लगती है, जो डिफ्यूज वेग अजीब सी अनप्लेजेंट फीलिंग होने लगती है, दैट इज एंजाइटी. तो एंजाइटी का जो कॉज होता है वो एकदम क्लियर नहीं होता. एंजाइटी का जो कॉज होता है वो फैक्ट नहीं होता. वो हमारे दिमाग इतना ज्यादा आगे एंटिसिपेट कर चुका है, इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच चुका है कि उसने अपने आप वो फियर बना लिया है. तो दैट इज एंजाइटी एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी. दैट इन एंजाइटी हम पहले से बहुत आगे का सोच लेते हैं. वी एंटिसिपेट कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है. ठीक है. जबकि स्ट्रेस में क्लियर होता है. अब जैसे मान लो अब किसी का अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए कोरोना का, अगर उसको बहुत डर लग रहा है, उसको टेंशन हो रही है, तो समझ में आता है कि उसको स्ट्रेस हो रहा है. बट अगर आप घर में बैठे हो, आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो, फिर भी आपको कॉन्स्टेंटली डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए, क्योंकि बाहर से ग्रोसरीज आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो जो है बिकॉज आपके पास आप प्रिकॉशन सारे ले रहे हो बट स्टिल आपको जो फील हो रहा है दैट इज एंजाइटी. बिकॉज दैट फियर कैन बी ट्रू ऑल्सो, हो भी सकता है, कैन बी ट्रू, बट उसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास. ठीक है. सो दैट इज एंजाइटी. When the levels of anxiety are distressing and interfere with effective functioning, it indicates anxiety disorder. Now, disorder और normal anxiety में ये difference होता है कि जो anxiety तो हमें generally situations में होती है, हम कई बार future के बारे में anxious हो जाते हैं, हम future के बारे में सोच के ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमें एंजाइटी फील होती है. बट दैट डजंट मीन कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर है. एंजाइटी डिसऑर्डर तब होता है जब आपकी ये जो एंजाइटी है, एक तो ये परसिस्टेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर सिचुएशन में आपको एंशियस फील हो रहा है, और साथ में आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होने लग गई है. तो जैसे मान लो कोई सैड रहता है, तो सैडनेस एक इमोशन है जो कि हर कोई एक्सपीरियंस करता है. बट अगर वो सैडनेस प्रोलॉन्ग हो गई, हर वक्त आपको सैड फील होता है, और आपकी डेली लाइफ आपने काम करना छोड़ दिया है बिकॉज आप सैड रहते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा बिकॉज आप सैड रहते हो, तो यानी कि आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में जब वो बात आ जाती है तो दैट मीन्स इट हैज बिकम अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपकी जो ऑर्डर ऑफ फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसमें डिसफंक्शन आ गया है. सो एंजाइटी सबको हो सकती है. एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस्ड होता है, किसी किसी को होता है. ठीक है. अब डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं. एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे ओसीडी आपने सुना होगा. अब ओसीडी में भी कई बार जब हम इंटरनेट पे कोई भी सिम्टम्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मुझे भी फील होता है. बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव दैट डिसऑर्डर. वो तभी होता है जब आपको वो बार बार हो रहा है, हमेशा होता है, और आपकी डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है. तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, फोबियाज, ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं. सिम्टम्स किस तरह के होते हैं एंजाइटी में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगा, फेंटिंग, डिजीनेस, नोशिया, बहुत ही ऐसे चक्कर आने लगेंगे, दिल घबराने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, डायरिया. ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. नाउ अगेन, अगर आप कभी आप फ्यूचर के बारे में सोच के या जिस चीज का एविडेंस नहीं है उसके बारे में सोच के आपको कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि दिस इज नॉट स्ट्रेस, दिस इज एंजाइटी. एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट एनीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? और आपको अगर कुछ इलैबोरेट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे? देव, समझ आ गया बेटा? अगर मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स बोल रही हूँ तो भी मुझे बता दो, ताकि मैं और थोड़ा उसको सिंपल करके बोलने की कोशिश करूंगी. देव, समझ आ गया? यस मैम.
बहुत बढ़िया। अंशुल, यस मैम। अंशु यादव भी आई है अभी हमारी आज क्लास में, तो अंशु Yes, क्लियर ma'am. है, समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, स्वाति वी मे मूव अहेड। Okay. So stress clear हो गया, anxiety clear हो गया. Now we move on to depression. Now कई लोगों को मैंने देखा है, they use depression as a very normal term कि हमें sad feel हो रहा है तो बोलेंगे कि we are feeling very depressed, कि हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, उसको तो बहुत डिप्रेशन हो गया. बट डिप्रेशन जो टर्म है वो आप लेमन टर्म्स में यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल टर्म, स्पेसिफिकली नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसको डायग्नोस करते हैं. और डिप्रेशन जो टर्म है, इट इज नॉट सैडनेस, इट इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ सैडनेस. तो डिप्रेशन जो है वो एक क्लिनिकल टर्म है, क्लिनिकल डिसऑर्डर है. और इसमें होता क्या है कि अगर जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर मान लो आपको सैडनेस फील हो रहा है, तो सैड हमें जनरली कोई ऐसी, मान लो कोई ऐसा सिचुएशन है या कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो किसी को भी सैड होगा, सैड फील हो सकता है. बट अगर वो सैडनेस आपकी रहती है, बार बार आपको हर सिचुएशन में सैड फील होता है, आप हर वक्त परेशान रहते हो, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड डिस्टर्बेंसेस है आपके मूड में या इमोशनल स्टेट में, आप हर वक्त दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, होपलेस रहते हो, तो वो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा है, यानी कि 2 हफ्ते हो गए आपका वो मूड कॉन्स्टेंटली उस तरह का रहता है और आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में वो दिखने लग गया है, यानी कि आपको कोई एक्टिविटी में मन नहीं लगता, आपको जो चीजें पसंद थी करना वो करने में आपका मन नहीं लग रहा, आप सुबह उठने का मन नहीं करता, तैयार होने का मन नहीं कर रहा, मतलब हर चीज में जब आपको होपलेसनेस और वर्थलेसनेस दिखने लगती है और जो आपकी सैडनेस है वो प्रोलॉन्ग हो चुकी है, आपका जो मूड है वो जनरली डाउन या लो रहता है, then it can be an indicator that you are going through depression. So depression is characterized by prolonged disturbances in mood and emotional state and covers a variety of mood and behavioral changes. कई तरह के behavioral changes आ सकते हैं, खाना नहीं खाना, रात को नींद नहीं आना या बहुत ही नींद आना, सुबह उठने का मन ही नहीं करना, सुबह उठने के बाद भी बेड से उठने का मन नहीं करना कि पूरे दिन में रखा ही क्या है, पूरे दिन में करने लायक है ही क्या, और या फिर जो चीजें आपको पसंद थी, जिन एक्टिविटीज में आपको मजा आता था उसमें भी इंटरेस्ट लूज कर देना, हर चीज में होपलेस हो जाना, इस तरह के मूड और बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं. लॉस ऑफ इंटरेस्ट, टायर्डनेस, होपलेसनेस, एजिटेशन, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, स्लीप प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन बॉडी वेट, नेगेटिव थॉट्स, कॉन्स्टेंटली आप नेगेटिव सोच रहे हो, किसी भी चीज में आप अच्छा नहीं सोच पा रहे, आपकी पेसिमिस्टिक थिंकिंग हो गई है, आपका बिहेवियर स्लो हो गया है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, वर्थलेसनेस. अब अगेन ये जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं, ये अलग से सिम्टम्स हमें वैसे भी फील हो सकता है, यानी कि नेगेटिव थॉट मुझे नॉर्मली भी हो सकता है, या मुझे ज्यादा नींद वैसे भी आ सकती है, स्ट्रेस में भी आ सकती है ज्यादा नींद. बट अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है कि वो डिप्रेशन कब है, जब वो 3-4 सिम्टम्स एक साथ हो रहे हैं, काफी टाइम तक हो रहे हैं और साथ में आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग उससे हिंडर कर रही है. अब किस वजह से होता है डिप्रेशन? हर किसी को डिप्रेशन नहीं होता है, कई लोग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से भी जाते हैं बट दे आर क्वाइट रेजिलियंट, उनको डिप्रेशन नहीं फील होता. कई लोगों को बहुत इजीली भी डिप्रेशन फील होने लगता है. वो क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है. आप ट्विंस को भी अगर देखोगे तो दोनों ट्विंस की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप और आपका एनवायरनमेंट दोनों शेप करती है आपकी पर्सनालिटी. तो यानी कि आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस तो आता है, जेनेटिक मेकअप या हेरिडिटरी का इन्फ्लुएंस तो आता ही आता है, उसके साथ आप किस तरह के एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स किस तरह के हैं. तो हमारे सोशल एनवायरनमेंट और हमारे जो जीन्स होते हैं वो दोनों हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं. एक तो डिप्रेशन का जो मेजर फैक्टर होता है दैट इज योर जेनेटिक मेकअप. अगर आपके किसी आपके जीन्स में किसी को पहले डिप्रेशन हुआ है तो एक तो आप पहले वल्नरेबल हो जाते हो कि आपको वो हो सकता है
दूसरा जेंडर एंड एज भी है, यानी कि हमने देखा है स्टडीज में कि विमेन को बहुत ही अर्ली एज में होता है डिप्रेशन एज कंपेयर टू मेन। मेन को अडल्टहुड में ज्यादा चांसेस होते हैं होने के। सो जेंडर एंड एज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन नेगेटिव लाइफ इवेंट, अब मान लो किसी का जेनेटिक मेकअप है ऑलरेडी, उसके मतलब वो वल्नरेबल है कि उसको डिप्रेशन हो सकता है बिकॉज उसकी जीन्स में वो हेरिडिटरी में है, और उसी इंसान के साथ कोई ऐसी बहुत ही नेगेटिव लाइफ इवेंट हो गया है, तो वो इंसान का चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं डिप्रेशन होने के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। इफ यू फील दैट आपका सोशल सपोर्ट भी नहीं है, जेनेटिक मेकअप भी बहुत वल्नरेबल है, बनाता है आपको कि आपको हो सकता है, उसके बाद नेगेटिव लाइफ इवेंट्स भी आ रहे हैं और किसी के साथ शेयर करने को नहीं मिल रहा, सोशल सपोर्ट नहीं है, तो उससे थोड़े चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों टर्म्स हमने अभी डिस्कस की है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये तीनों अलग हैं। आपको ये इसीलिए बताया गया है ताकि अगर आपको कभी भी स्ट्रेस हो या कभी भी एंजाइटी हो या कभी भी आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ अपने आप से कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मुझे साइकोलॉजिकली ऐसा फील हो रहा है, सो दैट आप हेल्प ले सको या आप अपनी हेल्प खुद कर सको। ठीक है, डिप्रेशन में किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? स्वाति मैम, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने एंजाइटी बताया, स्ट्रेस बताया, डिप्रेशन बताया, क्या ये हमारे हाथ में होता है इसको कंट्रोल करना, या हमें इसके लिए एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है? हमारे हाथ में, अब इसमें दो चीजें हैं मैम। एक तो होता है कि आप ऑब्वियसली अगर आप सेल्फ केयर करोगे तो आप कुछ हद तक अपने जो सिम्टम्स है या आपकी जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे स्ट्रेस है वो आप मैनेज कर सकते हो, बट जहां जैसे जैसे ये जो सिम्टम्स है ये ग्रेव होते जाते हैं या क्लिनिकल होते जाते हैं, तब आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि जैसे मान लो हमें कफ होता है या कोल्ड होता है, तो तब तक हम खुद भी अपनी अगर केयर करें तो 1-2 दिन में हम ठीक हो जाते हैं, बट अगर हमें कोई सीरियस इलनेस है तो हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स है जिससे आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, देन आई थिंक आपको हेल्प सीक करनी चाहिए फ्रॉम अ प्रोफेशनल या फ्रॉम समबडी हु नोज हाउ टू हेल्प यू, बिकॉज समटाइम्स नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं डिप्रेशन को या स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी कह लो, स्पेशली डिप्रेशन को मैं एक वन ऑफ द इलनेस मानूं। जैसे खांसी जुकाम होता है, जब तक मेरे हाथ में है मैं कंट्रोल करूं, जब मुझे लगे इट्स गोइंग आउट ऑफ माई हैंड, आई शुड टेक प्रोफेशनल एडवाइस, राइट? मतलब ये एक बीमारी है, एक टाइप ऑफ बीमारी है, मुझे इसके लिए कोई टैबू नहीं लेना चाहिए कि भाई मुझे ये है, मुझे ये है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बिकॉज हमारे जो कंट्री है, बिकॉज इंडिया में फिर भी, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर्स में बहुत सेंसिटाइजेशन है अराउंड मेंटल हेल्थ, एंड पीपल आर वेरी कंफर्टेबल टू गोइंग टू अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट एज मच एज, जहाँ यहाँ इंडिया में थोड़ी सी हमें बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं विदाउट एनी स्टिग्मा, विदाउट एनी टाबू। बट यहाँ पे एकदम से ऐसा मतलब बच्चे ही आपस में ही मजाक हो रहा है, अच्छा तू काउंसलर के पास जा रहा है, तू पागल हो गया है, या इसके तो दिमाग में गड़बड़ है। तो वो जो स्टिग्मा है उसकी वजह से कई लोग जो है वो हेल्प सीक नहीं कर पाते। इनफैक्ट स्ट्रेस में भी मैं बोल रही हूँ कि जैसे स्ट्रेस है, अगर पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये यूस्ट्रेस है या डिस्ट्रेस है। अगर ये डिस्ट्रेस है, अगर यूस्ट्रेस है तब तक तो ठीक है, अगर ये डिस्ट्रेस है तो आप मैनेज करने की उसको कोशिश करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे अब नहीं मैनेज हो पा रहा है या मैं अपनी हेल्प खुद नहीं कर पा रही हूँ, then obviously you should take help. So it's like that. And obviously अगर clinical कोई disorder है, जैसे anxiety है, anxiety होती है, generally भी होती है, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो हर चीज में एंजाइटी होती है, बार बार ही एंजाइटी फील होने लगती है, बार बार ही ऐसा पैनिक अटैक सा फील होता है, बार बार ब्रेथलेसनेस होती है छोटी छोटी बात पे, देन आपको हेल्प लेने की जरूरत है। तो ये हमने सेशन लिया ही इसलिए कि आप, ताकि
ये समझ सको कि एग्जैक्टली मुझे क्या फील हो रहा है, मेरी बॉडी में कैसा फील हो रहा है, क्या मैं उससे कोप कर पा रहा हूँ। कोशिश करो, खुद भी सेल्फ केयर करने की कोशिश करता है हर इंसान, बट अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये नहीं मैनेज हो पा रहा, देन प्लीज सीक हेल्प। एनी और क्या क्वेश्चंस हम फ्रॉम आपसे डिप्रेशन? आपसे हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के हाँ लिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कोई डाउट्स एनीबडी? नो। थैंक यू प्रणव। बस सिर्फ प्रणव ही बोलेगा? ओके, सो नो नाउ मैम। एक नो मैम कोई नहीं है। ग्रेट अच्छा, ग्रेट। सो हाँ अब जी हम स्वाति, एक आप टेक्निक डिस्कस करेंगे जो कि वर्क करती है जनरली इन तीनों चीजों में। मैं ये नहीं कह रही कि इस टेक्निक से ही तीनों चीजें एकदम मैनेज हो जाती हैं, बट ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब क्या होता है कि मान लो आपकी बॉडी, आप पूरा दिन काम करते हो, तो हम अपनी बॉडी को रोज रिलैक्स करते हैं, हम रोज सोते हैं, हम 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, हम अपनी बॉडी को तो रिलैक्स कर लेते हैं, बट जो हमारा माइंड है वो 24 घंटे काम कर रहा है। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग you get dreams, your mind is working unconsciously, बट माइंड के लिए हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, माइंड को हम कभी रिलैक्स करने की कोशिश नहीं करते, एंड देन वी से कि हमारा माइंड सैचुरेट हो गया है, हम पढ़ नहीं पाते, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है। आप रोज अपनी बॉडी को रिलैक्स करवा रहे हो, बट माइंड के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि माइंड को भी रिलैक्स करने की जरूरत है, माइंड के लिए भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो ये जो एक टेक्निक है, it not only works very well with managing your anxiety or stress or some of the depressive symptoms, but also it makes your mind sharp, it makes your mind relax, it makes your mind more focused and concentration में बहुत help करता है। तो ये जो टेक्निक है, it's called mindfulness। किसी को पता है mindfulness होता क्या है? What is mindfulness? या आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा mindfulness? माइंडफुलनेस किसी ने किया है क्या क्लास में कभी? पिछले स्कूल में किसी ने किया हो हैप्पीनेस के दौरान? माइंडफुलनेस क्या होता है? अंशुल कुछ कहना चाह रहा है? मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। और कोई जब मेडिटेशन क्या होती है? अंशुल, मैम पूछ रहे हैं मेडिटेशन क्या होता है? अंशुल, मैं बताऊं? माइंड को रिलैक्स फील कराने के लिए। ओके। हाँ जी, कौन बताना चाह रहा है? अक्षत। हाँ बोलो अक्षत। हम माइंडफुलनेस का बताऊं या फिर मेडिटेशन का? माइंडफुलनेस बताओ। तो माइंडफुलनेस ये होता है जैसे हम माइंड को रिलैक्स करने की एक एक्सरसाइज सी होती है, जैसे मैंने बताया कि मेंटल एक्सरसाइज होती है। वो उसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड को प्रेजेंट जो अकरिंग इवेंट्स होते हैं उस पे माइंड को लाते हैं, और बाकी पास की चीजों से और अब बाकी मेमोरीज से थोड़ी देर डिटैच करके माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ओके, वेरी गुड। फरहान? थैंक यू। aware or conscious about your surroundings. Conscious about your surroundings, ओके। और कोई बताना चाहेगा? ग्रेट फरहान, बहुत बढ़िया। कनक? कनक कुछ कहना चाह रही है? मैम मेरी ख्याल तो मैम कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए सिर्फ मतलब अपना माइंड शांत करके पुरानी चीजों को भूल के हमारे सराउंडिंग्स में जो चल रहा है, नेचर को सुनना, बाकी सारी चीजों पे ध्यान देना, ये हो सकता है। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। सो पहले तो मैं ये बोलूं, आप लोगों ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, बट माइंडफुलनेस के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कई बार ये बहुत ही हैवी एक्टिविटी लगती है, या ये लगता है कि एक मतलब जब हम माइंडफुलनेस के बारे में सोचते हैं और अगर हम अपनी आंख बंद करके एक इमेज इमेजिन करें तो हमें यही लगता है कि हम एक कमरे में बैठे हैं आंख बंद करके और हम पूरा पोस्चर बना के बैठे हैं एंड वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो माइंडफुलनेस होती है टू सम एक्सटेंट, बट इट्स नॉट द एंटायरिटी ऑफ इट।
बेसिकली माइंडफुलनेस, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि माइंडफुलनेस बहुत ही सिंपल चीज है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि यू आर अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अभी क्या हो रहा है उसके बारे में कॉन्शियस या प्रेजेंट होना। हमें एंजाइटी या स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ था, मुझे तुम्हें गुस्सा क्यों आएगा क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो कॉन्स्टेंटली या तो हम पास्ट का सोच रहे हैं या हम कॉन्स्टेंटली फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो हमें एंजाइटी होती है। जब हम, मान लो कई बार तुमने ये नोटिस किया होगा कि हम कोई सीरीज भी देख रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, तो भी हम कॉन्स्टेंटली किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और जो माइंड है वो फोकस करना नहीं जानता, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा माइंड जो है वो वॉन्डर कर रहा है। माइंडफुलनेस इज वन एक्टिविटी जो कि इतनी सिंपल है, बट एट द सेम टाइम इट इज सो इफेक्टिव, बिकॉज वो नॉट ओनली हमें हमारे माइंड को फोकस करना सिखाता है धीरे धीरे, और ये जो चीज है ये प्रैक्टिस से आती है। ये आपको शुरू में नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा माइंड वॉन्डर कर रहा है। मैं कोशिश, बहुत कुछ बच्चे ऐसे मेडिटेशन में कोशिश करते हैं कि बिल्कुल दिमाग, मेरे को कुछ नहीं सोचना, मेरे को अपना दिमाग एम्प्टी रखना है। ऐसा नहीं है। माइंडफुलनेस का जस्ट ये मतलब है कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हो, आप उस वक्त अपना दिमाग उधर लगाने की कोशिश करो। आपका दिमाग वॉन्डर भी करेगा, ऐसा नहीं है। आप टीवी देख रहे हो, आपके दिमाग में आएंगे थॉट्स, पर आपको फाइट नहीं करना अपने थॉट से। आपको जस्ट अवेयर होना है कि अच्छा मेरा दिमाग अभी इस बारे में सोच रहा है, एंड जेंटली अपने दिमाग को वापस उसी एक्टिविटी में लाने की कोशिश करना। दैट इज माइंडफुलनेस। और ये जो होता है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से डेवलप होता है। और आप लोगों की एज इतनी अच्छी है कि अगर आप अभी से धीरे धीरे थोड़ा बहुत माइंडफुलनेस, इवन फॉर 5 minutes और 10 minutes, इफ यू टेक आउट फ्रॉम योर डे एंड यू फोकस कि ये वाली एक्टिविटी में आई ट्राई टू बी माइंडफुल ऑफ दिस एक्टिविटी, धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। अब द प्रॉब्लम इज कि हमें एंजाइटी स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। हमारा जो माइंड है वो वॉन्डर कर रहा है, और हमें नहीं समझ आ रहा कि हम अपने इस नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोके, बिकॉज माइंड पे कुछ कंट्रोल ही नहीं है। आप अपने माइंड को चला रहे हो, आपका माइंड आपको नहीं चलाना चाहिए। सो उसके लिए दिस इज द वेरी important and very effective activity. So mindfulness क्या है? Simply being aware and conscious of the present moment without fighting the thoughts. इसमें ये चीज बहुत important है कि मान लो अब आप टीवी देख रहे हो और आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से देख रहे हो कि अच्छा मूवी में क्या हो रहा है, बट सडनली आपका दिमाग कहीं और फ्यूचर में चला गया कि अच्छा मुझे वो असाइनमेंट करना है, या पास्ट में चला गया कि अच्छा मेरी अपने फ्रेंड से लड़ाई हुई थी। आपको वो एकदम से अपने माइंड को अवेयर करना है कि अच्छा मैं इस बारे में सोचने लग गया हूँ, और जेंटली अपने आप को दोबारा से मूवी पे कंसंट्रेट करना है। मतलब आपको फाइट नहीं करना अपने थॉट से, आपको ये कोशिश नहीं करनी कि नहीं ये मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, बट बिकॉज दैट जनरेट्स मोर थॉट्स। अब और ये कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो, खाना खाने में भी आप माइंडफुल हो सकते हो। अब और माइंडफुल हम कैसे होते हैं? अपने 5 सेंसेस से। हमारी आईज है, नोज है, हम स्मेल करते हैं, हम टच करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो तो खाने का टेक्सचर क्या है, आप टच कर रहे हो तो आप फोकस कर रहे हो उसके टेक्सचर पे। आप जब स्मेल कर रहे हो तो आप स्मेल पे फोकस कर रहे हो। आप जब उसको, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग अ मैंगो, सो आपने मान लो एक स्लाइस अपने मुंह में लिया है मैंगो का, तो वो किस तरह का उसका टेक्सचर है आपको फील हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप उसको च्यू कर रहे हो तो किस तरह से वो जूसेस आपके मुंह में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो वो एक एक चीज जब आप फोकस कर रहे हो तो यू आर बीइंग माइंडफुल। तो यू कैन डू माइंडफुल ईटिंग, यू कैन वॉच योर सीरीज एंड बीइंग माइंडफुल, यू कैन डू एनी एक्टिविटी एंड यू कैन बी माइंडफुल अबाउट इट। और धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो ट्रेन होना शुरू हो जाएगा और वो फोकस करने लगेगा। सो इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एट एनी टाइम, डजंट नीड एनी स्पेशल सेटिंग। कोई स्पेशल सेटिंग की जरूरत नहीं है, शांति की जरूरत नहीं है। शोर भी हो रहा है तो बी माइंडफुल कि अच्छा ये आवाज आ रही है, इस वक्त पंखे की आवाज आ रही है, इस वक्त मुझे हवा फील हो रही है अपने बॉडी पे टच।
अब इसके लिए एक सिंपल चीज हम जनरली मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए करवाते हैं कि वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप आंखें बंद कर रहे हो, आप ब्रेथ ले रहे हो एंड यू आर फोकसिंग योर एंटायर माइंड ऑन योर ब्रेथ, तो क्या होता है धीरे धीरे क्योंकि आपने आंखें बंद कर रखी है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, तो माइंडफुल होना थोड़ा आसान हो जाता है। और ब्रीदिंग क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक वे में हो रही है तो हमारा माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, तो इसलिए हम जनरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज करते हैं स्टार्टिंग में फॉर बिगिनर्स माइंडफुलनेस के लिए, बट आप उसको कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कोई हैवी एक्टिविटी नहीं है, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है कि जो हम कर रहे हैं उसको पूरा उस एक्सपीरियंस को सोक इन करना अपने हर एक सेंस ऑर्गन से। इसके लिए कई YouTube पे गाइडेड इमेजरी के नाम से कई आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो बोलेंगे कि आप आंख बंद करो, आपको पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, आपको झरने की आवाज सुनाई दे रही है। उससे क्या होता है कि आपका माइंड पूरा का पूरा फोकस्ड है ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और आप एक एक सेंस ऑर्गन से वो चीज फील कर पाते हो। तो दैट इज माइंडफुलनेस एंड इट रियली रियली वर्क्स। इट ईजेज योर एंजाइटी, आपको स्ट्रेस कम होने लगेगा, आपको एंजाइटी कम होने लगेगी। डिप्रेशन के सिम्टम्स, क्योंकि डिप्रेशन में भी क्या है, आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच रहे हो, वो थॉट्स आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे बिकॉज आप प्रेजेंट पे फोकस कर पा रहे हो। तो इसके फायदे क्या है? इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली कुछ भी आप काम करोगे, जैसे जैसे आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा, जैसे जैसे माइंड फोकस्ड होता जाएगा कि मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ मेरा पूरा फोकस इसी चीज पे है, तो आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप जो काम कर रहे हो उसको और अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हाफ माइंडेडली करोगे तो ऑब्वियसली वो काम उतना अच्छा नहीं हो रहा। स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी क्योंकि आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आपका धीरे धीरे अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होने लगेगा बिकॉज आप प्रेजेंट में रहते हो, आप प्रेजेंट का हर एक सिचुएशन को सेवर करते हो। सेवर करने का मतलब ये कि जैसे मान लो आप सीनरी देख रहे हो तो एक एक चीज पे ध्यान दो, अच्छा आसमान इतना नीला है, ऐसी हवा चल रही है, ये पक्षी हैं, तो एक एक कोई भी आप इन्वायरमेंट में हो उसको सेवर करने की कोशिश करो। बी प्रेजेंट इन द present moment and the mind becomes strong and stable. Any questions that you want to ask? Any questions? No. Any doubt? No. सबको समझ आ रहा है ना? I think there's a स्वाति मैम, question. यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, मतलब इतना अच्छे ढंग से समझाया ना, मजा आ गया। Thank you so और much, ma'am. तरुणा हाँ, कोई एक डाउट है क्वेश्चन था बेटा? किसी का? तरुणा, मैम तनुज, कि हाँ बोलो। क्या सुनना भी एक तरह की माइंडफुलनेस हो सकता है? किस तरह की? सोना? म्यूजिक सुनना? म्यूजिक, हाँ बिल्कुल। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो और आपका पूरा कंसंट्रेशन कि किस तरह का म्यूजिक बज रहा है, अच्छा इसमें वायलिन बज रहा है, इसमें गिटार बज रहा है, क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, आप लिरिक्स पे कंसंट्रेट कर रहे हो और आप पूरा इंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ बिल्कुल वो माइंडफुलनेस है। तो कोई भी कभी भी कर सकते हो आप माइंडफुलनेस। अब जैसे हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, अब जो बच्चे एकदम ध्यान से सुन रहे हैं कि ये बात बोली जा रही है, एकदम इस मोमेंट में प्रेजेंट है विदाउट थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, इट मीन्स दैट यू हैव डन अ गुड जॉब इन डूइंग माइंडफुलनेस। और अगर कुछ भी ना हो, मतलब आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे, तो ट्राई दिस ब्रीदिंग वाला टेक्निक दैट यू सिट इन अ प्लेस, इन अ क्वाइट प्लेस, और आप फिर बस 5 मिनट के लिए या सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। वो भी एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है कि आपको धीरे धीरे आपका माइंड फोकस होने लगेगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बाय एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये बोली हुई बात बोल रही हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ कि बीच बीच में जब स्ट्रेस होता है एंड धीरे धीरे I've even downloaded this one app called Headspace. आप भी चेक कर सकते हो, एक ऐप है Headspace करके, या काम करके भी एक ऐप है जिसमें ये बहुत छोटी छोटी ऐसे ब्रीदिंग वाली उन्होंने मेडिटेटिव वर्बल दी हुई हैं वीडियोस। वो आप सुनोगे, 2 मिनट्स की हैं, 5 मिनट्स की हैं, बट इट रियली हेल्प्स, इट रियली calms your mind, it really works wonders, so you can try that. बहुत बढ़िया।
एनी और कोई क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चंस? तनिष्क, समझ आ रहा है बेटा? तनिष्क, रोशन, सलोनी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कुछ Yes, पूछना है? ma'am. किसी को कुछ पूछना है? इस टॉपिक से रिलेटेड No. नहीं, कुछ और भी अगर तुम्हें पूछना हो। कुछ ऐसा कुछ फील कर रहे हो आजकल, जैसे लॉकडाउन है, घर पे आप अकेले होते हो, फ्रेंड से नहीं मिल रहे, तो कुछ फील कर रहे हो, कुछ परेशानी है, तो यू ऑल्सो कैन डिस्कस। पर अगर आप चाहते हो कि आप स्वाति मैम से अकेले में बात करना चाहते हो, तो भी मुझे बता देना। आई विल गिव यू हर नंबर, और कुछ भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम, तो हम बात कर सकते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई और ऐसी बात जो डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुणाल, कुछ बात करना चाह रहे हो बेटा? कुछ बोलना है? मैम प्लीज। हाँ मैम हाँ मेरा एक बोलो। क्वेश्चन है। हाँ बोलो कनक। मैम अगर मतलब हमको किसी चीज से डर लगता है, मतलब अपने अपने हाँ, fears होते हैं, किसी चीज से डर लगता है कि तो जैसे कोई कोई बंदा है और मुझे भूतों से डर लगता है, भूतों से डर लगता है कि छोटा है तो उसको कोई भी आवाज, किसी की भी आवाज सुनाई देती है, उसको लगता है कि कोई आवाज कम आ रही है। कनक आपकी आवाज बहुत लो है, माइक को मुंह के पास लेकर जाओ और फिर बोलो। हेलो, हाँ कनक बोलो बेटा। हमारी आवाज है। हाँ अब आ रही है, और माइक को ऐसे ही रखना। मैम तो मैं पूछ रही थी कि अगर मैम कोई भी मतलब कोई भी आदमी है उसको डर लगता है कि भूत है, मतलब उसको लगता है कि आसपास में कोई नेगेटिव है, तो अपने उसको सिर्फ ऐसा लगता है सिंपल कि कोई भी आदमी है उसके पास उसको लगता है नहीं वही है। मैम वो क्या है मैम, स्ट्रेस एंजाइटी का क्या करना चाहिए? स्वाति, आई होप यू हैव हर्ड द क्वेश्चन। मैं रिपीट नहीं कर मैम, देती आप हूँ। प्लीज हाँ बता दो। हाँ, वो ये कहना चाह रही है कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान है जिसको ये लगता है कि आसपास भूत है, जबकि मतलब उसको हर बार फील होता है कि आसपास कोई है, उसे डर लगता है, तो क्या है वो? स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या डिप्रेशन है, या कुछ और है? अब वो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है, उसमें दो चीजें, एक तो होता है कि तुम्हें एक्चुअल में इस आवाज आ रही है भूत की, या तुम्हें मतलब वो फील हो रहा है प्रेजेंस, तो हम बोलते हैं कि दीज आर हैल्यूसिनेशंस। अगर बस ऐसे ही फियर है कि बस मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई मेरे को टच कर रहा है या मुझे कोई दिख नहीं रहा है, बट स्टिल मुझे बस फियर है उस चीज का, तो हम बोल सकते हैं दैट इज एंजाइटी। बट अगर तुम्हें एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं मुझे तो आवाजें सुनाई देती हैं या मुझे तो ऐसा टच सेंसेशन फील होता है, देन दैट इज हैल्यूसिनेशंस। कनक आपको समझ आ गया बेटा? और उसके लिए हमें किसी एक स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए? किसे कांटेक्ट करना चाहिए? अब अगर मान लो एंजाइटी है मैम, और एंजाइटी आपको ये हो ही रही है, बार बार आपको ये लगता है कि ऐसा है, तो उसके लिए तो आपको, अगर एंजाइटी भी है बट कॉन्स्टेंटली है, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। और हैल्यूसिनेशन है तो डेफिनेटली, बिकॉज हैल्यूसिनेशन जनरली क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के साथ कोमॉर्बिड होता है, वो क्लिनिकल डिसऑर्डर का एक मेजर सिम्टम होता है, जनरली हैल्यूसिनेशंस होते नहीं है। तो अगर उस तरह के सिम्टम्स हैं तब तो फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है, बट अगर सिंपली मतलब डॉक्टर एंजाइटी को है। कंसल्ट करना चाहिए ना, किसी झाड़ फूक वाले को नहीं कंसल्ट करना नहीं चाहिए, नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। और अगर आपको सिर्फ एंजाइटी है, देन यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ रेगुलर काउंसलर और अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बट अगर ओके, हैल्यूसिनेशन है, दैट डेफिनेटली क्लिनिकल। ठीक है ठीक है। कनक कुछ और पूछना है? ठीक है, फरहान कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जी फरहान। साइकोफेज, अरे बाप रे, ऐसा वर्ड लिखा है जो समझ ही नहीं आएगा। साइजोफ्रेनिया, पता नहीं क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया। ओके,
हाँ, फरहान कह रहा है वो ये है। स्किज़ोफ्रेनिया में फरहान सही बोल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया में हैल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का मेजर सिम्टम्स होते हैं ये हैल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन, इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज दीज आर ऑल साइकोटिक सिम्टम्स। तो ये साइकोटिक सिम्टम्स बहुत ही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में होता है, मेजर डिसऑर्डर्स में होता है, जनरली नहीं होता। तो अगर हो रहा है, हैल्यूसिनेशंस हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? किसी को कुछ और पूछना है? आई सपोज नथिंग। नो मैम। ओके, सो प्लीज आप ये जो परसीव्ड स्ट्रेस स्केल है इसको आप फिल कर देना और इसका स्कोर मैम मुझे सेंड कर देंगी हर बच्चे का। हम डेफिनेटली एक बार क्विकली साइबर सेफ्टी भी कर लें फिर कवर। स्वाति मैम आज आप रेस्ट कर लो, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर नाउ। हम फिर नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, ठीक है? इतना भी बहुत है, बच्चे इतना डाइजेस्ट कर लें, आज बहुत है। एवरीबडी अनम्यूट योरसेल्फ एंड से थैंक्स टू स्वाति मैम। तो मैं बता देती हूँ, स्वाति मैम इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, लेकिन फिर भी सिंस शी हैड प्रॉमिस्ड अ क्लास, तो इसलिए वो आपकी क्लास लेने आई है। तो देयर वर 2 टॉपिक्स वी हैड टू डिस्कस। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 टॉपिक, और सेकेंड टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे जिस दिन मैम फ्री होंगी। सो थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू स्वाति मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू स्वाति, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू विशेष। रिकॉर्डिंग प्लीज मुझे मत भेजो। क्या रिकॉर्डिंग हम ग्रुप यूट्यूब पे डाल सकते हैं? यूट्यूब पे डाल सकते हैं मैम? डाल दूंगा। विशेष, थैंक यू बेटा, और उसका लिंक ग्रुप पे डाल देना। ओके मैम, हमारे वो मैच ट्रैक पे ही अपलोड कर दूंगा। हाँ, उसी पे अपलोड कर देना, और मुझे लिंक भी हमें लिंक हमारे भेज साथ। देना। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ओके मैम, थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग। मेरी मैथ्स की क्लास से ज्यादा अटेंडेंस आज तुम्हारी क्लास में थी स्वाति। मेरी मैथ्स की क्लास से बच्चे डरते हैं आते हुए। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, Anshul, also to initiate, and thank you, Vishesh, to carry forward the meeting.